Hello everyone, welcome to Law Prep Judiciary. My name is Paridhi Srivastava and I hope you all are doing good. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस. सो बेसिकली आज के वीडियो में हम काफ़ी सारी चीज़ें इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं. हम आर्टिकल 124 डिस्कस करेंगे इन डिटेल एंड ऑल ऑफ अस नो दैट 99th अमेंडमेंट जो आया था 2014 का, उसके थ्रू कोलेजियन सिस्टम को लाया गया था एंड कोलेजियन सिस्टम को बाद में हम लोग ने हटा भी दिया था. तो इससे रिलेटेड कुछ बहुत सारे केसेस हैं, लैंडमार्क केसेस हैं, हम उन केसेस को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट विद द क्लास टुडे. तो सबसे पहले आर्टिकल 124 जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट के बारे में बात करते हैं. सो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो व्हेन वी टॉक अबाउट जुडिशरी एज वेल तो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. सो इट सेज दैट एस्टैब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. सो एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड. तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं वो अपॉइंट होते हैं, इलेक्ट नहीं होते. ओके, नॉमिनेट नहीं होते हैं, इलेक्ट नहीं होते हैं, अपॉइंट होते हैं. तो ये इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपॉइंट किए जाएंगे. किसके थ्रू करे जाएंगे? प्रेसिडेंट के थ्रू किए जाएंगे. ओके, सो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं. तो आप यहाँ पे एक क्वेश्चन प्रिपेयर हुआ, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन प्रिपेयर हुआ. देन कैसे? बाय वारंट. सो बेसिकली प्रेसिडेंट बाय वारंट अपॉइंटमेंट करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जजेस का. देन अंडर हिज हैंड एंड सील एंड शैल होल्ड ऑफिस अंटिल ही अटेन्स द एज ऑफ 65. ओके, सो यहाँ पे टर्म ऑफ ऑफिस भी दिया हुआ है कि 65 इयर्स ऑफ एज जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की टर्म ऑफ ऑफिस होगी. अब हम सारी चीजें वन बाय वन डिस्कस करेंगे. ओके, सो सबसे पहले क्वालिफिकेशंस. अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट की जो क्वालिफिकेशंस हैं वो दी गई हैं आर्टिकल 124(3) में. नाउ अब यहाँ पे दो ये जो कंडीशन है, इंडियन सिटीजन एंड एज बिलो 65 इयर्स ऑफ एज, बेसिकली एज बिलो 65 इयर्स, ये जो है ये मैंडेटरी कंडीशन है. सो कोई भी सुप्रीम कोर्ट जज दूसरी किसी कंट्री के सिटीजन नहीं हो सकते हैं. तो पहला मैंडेटरी कंडीशन क्या है? इंडियन सिटीजन होंगे, उनकी जो एज होगी वो 65 इयर्स होगी. ठीक है, प्लस उसके साथ ये चार कंडीशन, ये तीन कंडीशन में से कोई एक कंडीशन फुलफिल हो सकती है. पहली कंडीशन, दूसरी एंड तीसरी. तो या तो वो हाई कोर्ट के जज रहे हों, हैज बीन फॉर एटलीस्ट 5 इयर्स, मतलब एटलीस्ट 5 इयर्स के लिए वो एक हाई कोर्ट के जज रहे हों, एक या एक से ज्यादा हाई कोर्ट के रह सकते हैं, या फिर वो एटलीस्ट हैज बीन फॉर एटलीस्ट 10 इयर्स एन एडवोकेट ऑफ द हाई कोर्ट. यहाँ पे जज है, यहाँ पे एडवोकेट है, तो हाई कोर्ट के एडवोकेट रह सकते हैं, और ऑफ 2 और मोर सच कोर्ट्स इन सक्सेशन. एंड थर्ड बोलते हैं दैट इज इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट. सो जब हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस की क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट होगा सबसे पहले कि वो इंडियन सिटीजन हो, सेकेंडली उनकी एज 65 ईयर्स से कम हो, और तीसरी इन तीनों कंडीशंस, मतलब बेसिकली इन तीनों में से ये थर्ड कंडीशन होगी, इन तीनों में से अगर कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए क्वालिफाइड हो जाएंगे. ये जो तीन कंडीशंस हैं हम एक बार फिर से देख लेते हैं. पहली कंडीशन बोलते हैं कि वो हाई कोर्ट के जज रहे हों एटलीस्ट 5 इयर्स के लिए, एक या एक से ज्यादा हाई कोर्ट के, या फिर उन्होंने हाई कोर्ट में एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस की हो फॉर 10 इयर्स, एक या एक से ज्यादा हाई कोर्ट में, या फिर वो प्रेसिडेंट के ओपिनियन में एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हो. मैं फिर से बता देती हूँ, ये दोनों कंडीशंस इंपॉर्टेंट है. इंडियन सिटीजन होंगे और एज उनकी 65 ईयर से कम होगी, एंड इन तीनों में से कोई एक कंडीशन होनी चाहिए. नाउ मूविंग है, अब हम ओथ के बारे में बात करते हैं. सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, वो ओथ किसके सामने लेते हैं? तो वो प्रेसिडेंट के सामने ओथ लेंगे, या फिर एनी अदर पर्सन हु इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. ऑल्सो जब हम ओथ के बारे में बात करते हैं तो ये यहाँ पे रिलेवेंट आर्टिकल होगा 124(6). देन मूविंग है टू द टर्म ऑफ ऑफिस. जब हमने फर्स्ट स्लाइड देखी थी उसमें हमने टर्म ऑफ ऑफिस ऑलरेडी देख लिया था क्योंकि वो वहां पे मेंशन था. मैं एक बार फिर दिखा देती हूँ. या शैल होल्ड ऑफिस अंटिल ही अटेन्स द एज ऑफ 65 इयर्स. सो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए कोई स्पेसिफाइड टर्म नहीं है कि 5 इयर्स का टर्म हो या 6 इयर्स का टर्म हो. वो उनकी जब तक एज 65 इयर्स नहीं हो जाती है वो तब तक सुप्रीम कोर्ट के जज रह सकते हैं. सो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एज इंपॉर्टेंट है, ओनली द एज इज इंपॉर्टेंट, एंड टिल द टाइम ही इज बिलो 65. सो 65 इयर्स तक के कोई पर्सन सुप्रीम कोर्ट के जज रह सकते हैं. उसके बाद लास्टली आता है रेजिग्नेशन. सो रेजिग्नेशन अगर किसी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को देना होगा तो वो रेजिग्नेशन भी प्रेसिडेंट को देंगे. देखिए यहाँ पे जब ओथ था वो भी हम प्रेसिडेंट के सामने ले रहे थे, या फिर एनी अदर पर्सन हु इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट रेजिग्नेशन, सो रेजिग्नेशन विल आल्सो बी एड्रेस्ड टू हुम?
to the president. Now लेट अस टॉक अबाउट रिमूवल. देखिए सुप्रीम कोर्ट के जो रिमूवल होता है उसका सिर्फ एक ही ग्राउंड होता है एंड दैट इज प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी. इस ग्राउंड के अलावा सुप्रीम कोर्ट के जज को किसी भी अदर ग्राउंड पे नहीं हटाया जा सकता. इस चीज का एक इंपॉर्टेंट रीजन ये भी है कि इंडिया में इंडिपेंडेंट जुडिशरी को फॉलो किया जाता है. सो ग्राउंड यहाँ पे प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी इसी ग्राउंड पे रिमूव किया जा सकता है. जो रेलेवेंट आर्टिकल है वो है 124(4). ओके आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो 124(3) था वो क्वालिफिकेशन से डील कर रहा था. ओके एंड 4 डील्स विद रिमूवल. कई बार प्रीलिम्स में एक्चुअली ये भी पूछा जा सकता है, क्लॉजेस भी पूछे जाते हैं. सो यू नेवर नो, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. सो आपसे ये पूछा जा सकता है कि क्वालिफिकेशन क्लॉज 3 में है, क्लॉज 4 में है, क्लॉज 6 में है. इस तरीके से भी पूछा जा सकता है. तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल के क्लॉजेस भी कभी कभी पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है. ओके सो एक ही ग्राउंड है जो कि है प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी. अभी तक किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस का रिमूवल नहीं हुआ है, लेकिन जो प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई थी वो प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई थी अगेन जस्टिस वीरास्वामी रामास्वामी. तो बेसिकली ही देन रिजाइंड, तो रिमूवल नहीं हो पाया था. सो बेसिकली आज तक किसी भी सुप्रीम कोर्ट जज का रिमूवल नहीं हुआ है. अब क्योंकि हमने ग्राउंड देख लिया है तो अब हम देख लेते हैं कि प्रोसीजर क्या होता है रिमूवल का. ओके So now when we talk about the removal procedure of Supreme Court judges, तो उसमें बहुत ज़्यादा कोई टफ प्रोसीजर नहीं होता है. देखिए पहले एक मोशन लाया जाता है, वो पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में लाया जा सकता है, चाहे लोकसभा में लेके लाया जाए या फिर राज्यसभा में लेके आया जाए. सो एक मोशन लाया जाएगा पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में. फिर वो मोशन बेसिकली जिस भी हाउस में उसको लेके आया गया है उस हाउस में पास होएगा बाय स्पेशल मेजोरिटी. जब वो उस हाउस में पास हो जाएगा बाय स्पेशल मेजोरिटी, तब उसको दूसरे हाउस में भेजा जाएगा. वो दूसरे हाउस में भी स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू पास होना चाहिए. इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि ये दोनों हाउस में पास होना चाहिए, लेकिन एक ही सेशन में. अगर वो सेशन प्रोरोगेट हो जाता है तो ऐसा बिल लैप्स हो जाएगा. आइए हम इसको डिटेल में देख लेते हैं. सो मोशन कैन बी ब्रॉट. पहली बात, एक मोशन लेके आया जाएगा, ठीक है. नाउ इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, इट कैन ईदर बी लोकसभा और इट कैन बी राज्यसभा. नाउ वो उस हाउस में पास किया जाएगा बाय स्पेशल मेजोरिटी. जब हम मेजोरिटी के बारे में बात करते हैं कि स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है, तो स्पेशल मेजोरिटी यहाँ पे प्लस है. सो स्पेशल मेजोरिटी मतलब होता है मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस प्लस मेजोरिटी ऑफ 2/3 मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग. सो उस हाउस के जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे उनकी मेजोरिटी. ओके एंड मेजोरिटी मतलब कितना होता है 50% प्लस 1. सो 50% प्लस 1 को हम मानेंगे मेजोरिटी. ओके सो मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस प्लस कितना 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग. जितने भी प्रेजेंट है वहां पे उस हाउस में प्रेजेंट है, प्रेजेंट एंड वोटिंग, उसका 2/3. ओके सो स्पेशल मेजोरिटी से उस हाउस में पास किया जाएगा. देन उस मोशन को सेकेंड हाउस में भेजा जाएगा और सेकेंड हाउस में भी वो स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए. ये बात याद रखिएगा कि अगर लोकसभा में लाया गया है, राज्यसभा में लाया गया है, दोनों में ही स्पेशल मेजोरिटी होना इंपॉर्टेंट है. देन द मोशन विल गो टू प्रेसिडेंट फॉर सिग्नेचर. जब ये हो जाएगा तब जो मोशन है उसको प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा सिग्नेचर के लिए. देन ये पूरी प्रोसेस एक ही सिंगल सेशन में होनी चाहिए. जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर सेशन बीच में प्रोरोगेट हुआ तो बिल लैप्स हो जाएगा, फिर एक नया लेके आना पड़ेगा आपको उनको बिल. सो बेसिकली यहाँ पे ये पूरी प्रोसेस, यहाँ पे टफ एक्चुअली यही हो जाता है कि अगर दोनों हाउस में बाय स्पेशल मेजोरिटी पास हो भी जाता है तो इंपॉर्टेंट ये है कि ये पूरी प्रोसीजर एक सिंगल सेशन में हो. ओके नाउ रिमूवल के बारे में हम जब बात करते हैं तो वो भी प्रेसिडेंट ही करेंगे. इससे पहले हमने देखा था कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं, रिमूवल भी प्रेसिडेंट करते हैं. उसके अलावा ओथ भी प्रेसिडेंट के सामने ही दी जाती है. इसके अलावा जब वो रेजिग्नेशन करते हैं तो रेजिग्नेशन भी प्रेसिडेंट को ही दी जा रही है. ओके इसकी पहली वाली स्लाइड में ही हमने ये सारी चीजें पढ़ी थी. नाउ देखिए एक इंपॉर्टेंट केस था यहाँ पे, सी रविचंद्रन अय्यर वर्सेस जस्टिस A.M. भट्टाचार्य 1995. इस केस में इट वाज हेल्ड दैट किसी भी जज को सिर्फ तभी रिमूव किया जा सकता है जब एक ग्राउंड कंप्लीट हो, और जो ग्राउंड हम पहले पढ़ के आए हैं प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी. इस ग्राउंड के अलावा किसी भी जजेस को रिमूवल उनका नहीं हो सकता है बेसिकली. सो जजेस आर नॉट बाउंड टू रिजाइन ऑन एनी अदर ग्राउंड अदर देन द ग्राउंड व्हिच इज मेंशन्ड एक्सेप्ट
एक्सेप्ट व्हाट, एक्सेप्ट बाय द ऑर्डर ऑफ सीजीआई, बिकॉज हम इंडिया में क्या फॉलो करते हैं, हम इंडिपेंडेंट जुडिशरी फॉलो करते हैं। सो क्योंकि इंडिया में इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस का रिमूवल का सिर्फ एक ग्राउंड होगा और वो होगा प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। इस ग्राउंड के अलावा किसी भी जज को फोर्स नहीं किया जा सकता कि वो रिजाइन करें या फिर उनका रिमूवल नहीं किया जा सकता। अब हम लोग कुछ केसेस देखेंगे। ये वो सीरीज है केस लॉस की जहाँ पे हम लोग अपॉइंटमेंट ऑफ जो सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट लैंडमार्क सीरीज है हम उसको डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले आया था एसवी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस 1981। इस केस में कहा गया था दैट द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू अपॉइंट इज एब्सोल्यूट। अभी हम पढ़ते आए हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो जजेस होते हैं उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं। सो इस केस में इट वाज हेल्ड कि जो प्रेसिडेंट की पावर है अपॉइंटमेंट की वो एब्सोल्यूट पावर है और प्रेसिडेंट बाउंड नहीं है किसी भी थर्ड पर्सन से कंसल्ट करने के लिए किसी भी जज का अपॉइंटमेंट के पहले। सो द प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड बाय एनी पर्सन्स कंसल्टेशन। सो जो प्रेसिडेंट की पावर है वो एब्सोल्यूट है और उनको किसी से भी कंसल्ट करने के लिए वो बाउंड नहीं है। दिस वाज हेल्ड इन द केस ऑफ एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसके बाद आया सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993 का केस। इस केस में कुछ अलग बात कही गई थी एंड इट वाज सेड दैट प्रेसिडेंट इज बाउंड टू कंसल्ट द सीजीआई एंड नो अपॉइंटमेंट कैन बी मेड विदाउट द कंसल्टेशन ऑफ सीजीआई। तो बेसिकली इस केस में कहा गया था कि जो प्रेसिडेंट होंगे वो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे उनके कंसल्ट करना प्रेसिडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट बाउंड है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करे और इसी कंसल्टेशन के बाद ही वो सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जजेस को अपॉइंट कर सकते हैं। देन इसमें यह भी कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जज होंगे, जो भी एज में सीनियर मोस्ट जज होंगे, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाए जाएंगे। सो बेसिकली वी नो दैट एसपी गुप्ता वर्सेस ऑफ इंडिया में कहा था कि प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड एंड उसके बाद जो केस आया था सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस ऑफ इंडिया, इसमें कहा गया था कि प्रेसिडेंट इज बाउंड। Then comes the in re presidential reference case of 1999 Supreme Court. In this case, it was held that President will appoint only with the consultation of the collegium. So collegium system की इस केस में बात की गई थी एंड कहा गया था कि प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट सिर्फ और सिर्फ कोलिजियम सिस्टम के थ्रू करेंगे। अभी कोलिजियम सिस्टम में कौन कौन आता था, तो देखिए कोलिजियम सिस्टम में 5 लोग आते थे। सबसे पहले जो 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते थे, ओके जो भी सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे वो अपना ओपिनियन देते थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। सो 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट विल गिव द ओपिनियन टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे वो अपना फाइनल ओपिनियन देंगे प्रेसिडेंट को। ओके सो कोलिजियम सिस्टम में ही 4+1 सिस्टम था। 4 में जो 4 सीनियर मोस्ट जजेस थे, जो 4 जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो अपना ओपिनियन देंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, जो अपना ओपिनियन फिर देंगे प्रेसिडेंट को। ओके सो ये सिस्टम फॉलो होता था। इस जो केस था, इस केस में ये भी सजेस्ट किया गया था कि एक नेशनल जुडिशियल कमीशन का फॉर्मेशन होना चाहिए। ओके ये चीज भी सजेस्ट की गई थी। इस केस का एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम भी है और प्रीलिम्स में कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि विच केस इज नोन एज द अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस इन हायर जुडिशरी। Okay, so in the presidential reference case 1999 is also known as the appointment and transfer of judges in higher judiciary. Okay, so इस केस में कोलिजन सिस्टम के बारे में बात की गई थी। लास्टली आता है सुप्रीम कोर्ट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 का केस है। इस केस में जो भी अमेंडमेंट किए गए थे 99th अमेंडमेंट द्वारा 2014 में, वो सारे ही अमेंडमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था एंड इस केस के थ्रू बेसिकली जो 99th अमेंडमेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हुआ, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट ये थी कि क्यों किया गया, क्योंकि काफी सारा एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस था। जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनके अपॉइंटमेंट में एग्जीक्यूटिव का काफी सारा इंटरफेरेंस था, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर हो गए, लॉ मिनिस्टर हो गए, इन सब का काफी सारा इंटरफेरेंस था। बट एज वी ऑल नो दैट इंडिया में जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट, तो अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट में एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस होगा तो हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं रह पाएगी। इस चीज के चलते हेतु 99th अमेंडमेंट 2014 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था 2015 में बाय द केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। So that's all for today. I hope आपको वीडियो अच्छा लगा हो। Thank you and keep watching.